इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे अस्पताल से घर लौटने के बाद कैसे तेज हुई है ममता बनर्जी की व्हील चेयर पॉलिटिक्स और बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से कहां-कहां लगा है लॉकडाउन। साथ ही बताएंगे मुकेश अंबानी केस में तिहाड़ में कैद सिमी आतंकी से मिलेगा क्या कोई बड़ा सुराग। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात ममता बनर्जी की व्हील चेयर पॉलिटिक्स की। अस्पताल से निकलने के बाद ममता व्हील चेयर पर घर पहुंची और अब चुनाव प्रचार भी इसी व्हील चेयर के साथ करेंगी। बंगाल की राजनीति में बदलाव का नया मेटाफर बन चुका है ममता बनर्जी का व्हील चेयर। अस्पताल से व्हील चेयर पर घर पहुंची ममता बनर्जी की इन तस्वीरों में जबरदस्त इमोशन है। समर्थक ममता की इस हालत पर भावुक हो रहे हैं। उनके लिए जैसे अब सब कुछ पीछे छूट चुका है। व्हील चेयर पर बैठी दीदी के रूप में चुनावी हवा बदलने का ट्रम्प कार्ड मिल चुका है। वहीं बीजेपी को लगता है कि ममता को लगी चोट अपनी जगह है। व्हील चेयर वाला ड्रामा दीदी का चुनावी स्टंट है। चेयर हो या कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। व्हील चेयर में इमोशनल अपील तो ममता बनर्जी को भी दिखी, तभी वो डॉक्टर्स की मनाही के बावजूद अस्पताल से घर लौट आई। वरना डॉक्टर्स की सलाह थी दीदी कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रहें, लेकिन दीदी नहीं मानी और अब तैयारी है व्हील चेयर के साथ चुनावी रण फतह करने की। The entire responsibility, according to us, is under Election Commission. Election Commission to prove where is the lapses and why it has happened, and they should be taken into target. व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले कल 14 मार्च को टीएमसी जब घोषणा पत्र जारी करेगी तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही दिखने वाली हैं। शाम को अब ममता बनर्जी को इस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से दोबारा चुनावी मैदान में दिखेंगी। ममता अस्पताल से बाहर तो आ गई, लेकिन हाथ जोड़ने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ममता की खामोशी का मतलब ये नहीं कि ममता चुप रहेंगी। टीएमसी अब पूरे प्रचार में दीदी की चोट पर ही खेला करने के मूड में है, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग से मामले की उच्च स्तरीय जांच की गुहार कर रही है। चुनाव आयोग की चौखट पर चोट की लड़ाई में दो दलीलें हैं। टीएमसी बोल रही है हादसा नहीं, ये साजिश है, और बीजेपी बोल रही है ये चोट का चुनावी नाटक है, जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। दोनों पार्टियों के इस ड्रामे के बीच कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी, लेकिन पेच तब फंस गया जब चुनाव आयोग को कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से और विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए आज शाम तक का वक्त दिया है। उधर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी आज अपनी रिपोर्ट देंगे। नंदीग्राम से शुरू हुआ ये चोट खेला अब ईडी और सीबीआई के दफ्तर तक पहुंच गया है। सीबीआई ने आईकोर ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े पूंजी घोटाले की जांच के संबंध में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को तलब किया है। उधर ईडी ने भी शारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को समन जारी किया है। इस समन से बंगाल का सियासी माहौल अब और गर्म होगा, क्योंकि ममता हर रैली में बोलती हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई से हमें डराना चाहती है। ममता की चोट के साथ ऐसे बयानों की चर्चा भी बंगाल चुनाव में बड़ा फैक्टर बन चुकी है। बंगाल के गर्माते चुनावी माहौल में आज से संयुक्त किसान मोर्चा की भी एंट्री हो रही है और बंगाल के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले नंदीग्राम में आज किसान मोर्चा की महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल चुनाव में एंट्री का ऐलान तो पहले ही कर दिया था। इसका आगाज उस नंदीग्राम से होगा जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। किसान मोर्चा की पंचायत इसलिए अहम होने वाली है क्योंकि सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं, पूरे पूर्वी मिदनापुर जिले में महसी समाज यानी खेतीहर वर्ग के वोटरों की संख्या 53% से ज्यादा है। खेती करने वाला किसान नंदीग्राम का वो क्या सोच रहा है? क्या सचेगा? किसान जो सच रहा है ऊपर से वही सच रहा है। हाँ। हम लोग क्या कहेगा? तो यहाँ तो दीदी भी है और दादा भी है। हाँ। जमीन के लिए तो दोनों लड़े थे। हाँ। अब आमने सामने हैं। हाँ। तो अब किसान किसके साथ है?
किसान किसके साथ है? दादा का साथ है। दादा तो मेरा गांव का लड़का है ना, इसलिए दादा का साथ है। अच्छा, भूमिपुत्र। हाँ, भूमिपुत्र। दीदी को ही सुनेगा। दीदी को क्यों? दीदी तो अभी तो जो कुछ काम करता है सब कुछ देखता है तो अच्छा ही कर रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी वो तो दीदी का संग में रहा, वो तो अभी दीदी से अलग हो गया। इसका मतलब वो दीदी से बेईमानी किया है। संयुक्त किसान मोर्चे की पहली पंचायत नंदीग्राम में सुबह 11 बजे शुरू होगी। दूसरी पंचायत कोलकाता में शाम 5 बजे शुरू होगी। जो 26 जनवरी का बजट को बढ़ाना है। मोर्चे ने अपनी अपील में साफ किया है कि वो किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि बंगाल के किसानों को केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक करने आए हैं। पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी है। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ने वाली है। पीएम मोदी बंगाल और असम समेत बाकी राज्यों में भी रैलियां करते दिखाई देंगे और उनका साथ देने के लिए अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में नजर आएंगे। सबसे पहले बात बंगाल की। बीजेपी ने 40 नेताओं की लिस्ट जारी की है जो बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में 18 मार्च को और कोंटाई में 20 मार्च को और बांकुड़ा में 21 मार्च को चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में 4 बड़ी रैलियों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 15 मार्च, 19 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं असम में भी बीजेपी ने बंगाल की तरह 40 स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी असम में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। असम में पीएम मोदी की कुल 6 रैलियां हैं, जिसमें से 2 वो कर चुके हैं और 4 अभी होनी बाकी हैं। उधर तमिलनाडु चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस और एआईडीएमके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अपने भाषण के साथ ओवैसी ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। मैडम जयललिता ने अपनी पार्टी को बीजेपी से दूर रखा था। अफसोस की बात यह है कि एडीएमके आज नरेंद्र मोदी की गुलाम बन चुकी है। बिहार हो या गुजरात, बंगाल हो या तमिलनाडु, चुनावी मैदान में ओवैसी बीजेपी पर हमला करना नहीं भूलते। हालांकि उन पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते रहते हैं। हमारे मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि बी टीम है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब चीफ मिनिस्टर थे तो क्या डीएमके अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गोद में बैठकर चाय नहीं पी रही थी? तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले राज्य में प्रचार का दौर जोर शोर से शुरू हो चुका है। तमिलनाडु में दोबारा एआईएडीएमके की सरकार बनेगी या सत्ता परिवर्तन होगा, सबकी जुबान पर बस यही सवाल था। लेकिन इस चुनाव में शशिकला के भतीजे दिनाकरन की पार्टी के आने से चुनाव त्रिकोणीय हो गया है और इसमें दिनाकरन का साथ दे रहे हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। चेन्नई में ओवैसी ने अल्पसंख्यकों से दिनाकरन की एएमएमके को वोट देने की अपील की। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि तमिलनाडु में मुस्लिम अक़लियत की एक आजाद सियासी क़यादत यहां पर हम उभार कर रहेंगे। क्वाड की वर्चुअल बैठक में चीन के खिलाफ भारत समेत दुनिया के 4 ताकतवर देश एकजुट हो गए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जिस तरह भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया एकजुट हुए, उससे चीन को मिर्ची लगी होगी। पीएम मोदी की कूटनीति है क्वाड की एकता के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करने की। सूत्र बताते हैं कि क्वाड सम्मेलन में चीन की विस्तारवादी चाल पर मंथन हुआ। पूर्वी लद्दाख में चीन के कब्जे पर भी चर्चा हुई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े दिखे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से भारत की नीति को साफ करने की कोशिश की। Make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards
the world as one family. We will work together closer than ever before. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. हिंद प्रशांत के सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन में चीन का प्रभाव कम करने के लिए सभी नेताओं ने मिलकर मोहर लगाई है। बैठक में ऐसे कई फैसले हुए जिससे भारत की ताकत का एहसास होता है। बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीन विश्व गुरु बनने का ब्लूप्रिंट रखा, जिसका क्वाड देशों ने पूरा समर्थन किया। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी को चित करने के लिए बैठक में फैसला हुआ कि भारत में भारी निवेश होगा ताकि 2022 तक भारत 1 अरब कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सके, जिसका निर्यात हिंद प्रशांत क्षेत्र में किया जाए। क्वाड नेताओं ने वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, उभरती तकनीक पर 3 वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया। अयोध्या के संतों ने यूपी में सड़क पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने के फैसले से सहमति जताई और सड़क पर धार्मिक ढांचों को हटाने के निर्देश यूपी सरकार ने कोर्ट के निर्देश के बाद जारी किए। जिस प्रकार से अदालत ने कहा है उसका हम अभिनंदन करते हैं और सरकार का भी अभिनंदन करते हैं कि वह इस विषय में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। 2011 के बाद है तो उसको हटा दिया जाए, 2011 से पूर्व का है तो उसको निजी लैंड पर व्यवस्थित किया जाए। यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, स्वागत योग्य है, धन्यवाद है। अयोध्या के साधु संतों और धार्मिक संगठनों की इस राय के साथ यूपी सरकार के सामने आने वाली एक अड़चन दूर हो गई। सरकार ने जब से सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए ढांचों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए थे, तभी से कई धार्मिक संगठनों में इसके विरोध के सुर सुनाई दे रहे थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने साफ कर दिया है। 1 जनवरी 2011 के बाद अतिक्रमण कर हटाए गए धार्मिक ढांचे हटाने जा रही है यूपी सरकार। 14 मार्च तक हर जिले के डीएम को ऐसे ढांचों की लिस्ट बनाने को कहा गया है। सीनियर पुलिस अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने का रोड मैप देने को कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगले 6 महीने में सड़क से सारे अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए थे। हम उसका विरोध नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई धार्मिक स्थल रोड पे आता है, नाजायज है और अतिक्रमण है तो सरकार उसको हटावे, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। जिला प्रशासन और यूपी के रोड मैप के आधार पर ही यह तय होगा इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का काम कैसे पूरा होगा। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और कोरोना केस की वजह से कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का लगाना पड़ा है। लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि देश भर से कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र और पंजाब का है, जहां कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के कम से कम 8 जिलों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। नागपुर में तो 15 मार्च से कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। नवी मुंबई के पनवेल में आज से 10 दिनों तक यानी 22 मार्च तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। परभणी और अकोला में भी 15 मार्च तक फुल लॉकडाउन रहेगा। जलगांव में भी 3 दिन का लॉकडाउन लगा है। अमरावती, अहमदनगर, नांदेड़, औरंगाबाद में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुंबई में भी आंशिक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उधर पंजाब में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 को पार कर गई है, जिसके बाद प्रशासन ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब के पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, होशियारपुर, लुधियाना, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। पंजाब के अलावा कोरोना दक्षिण के राज्यों को भी परेशान कर रहा है। केरल में एक ही दिन में 1780 केस सामने आए। कर्नाटक से कोरोना के 833 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं तमिलनाडु से 670 केस सामने आए हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 431 केस नए आए हैं, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बाकी राज्यों में भी दोबारा लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार के तार आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़कर आज स्पेशल सेल तिहाड़ जेल जाएगी और जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से पूछताछ करेगी। तिहाड़ जेल में बंद आतंकी तहसीन अख्तर के पास 2 मोबाइल कहां से आए? एंटीलिया के बाहर कार में विस्फोटक किसने रखा? इनके ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब स्पेशल सेल आज तिहाड़ की काल कोठरी में बंद आतंकी तहसीन अख्तर से उगलवाने की कोशिश करेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
तिहाड़ की जेल नंबर 8 से 2 मोबाइल फोन रिकवर किए। जेल नंबर 8 में ही इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर बंद है। एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल है, दूसरा मोबाइल वीवो कंपनी का है। इसी सिलसिले में तिहाड़ जेल प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद आज आतंकी तहसीन अख्तर से पूछताछ की जाएगी। जांच में पता चला है कि जैश उल हिंद नाम से तिहाड़ जेल में 26 जनवरी को एक टेलीग्राम चैनल एक्टिव किया गया था। अंबानी के घर के बाहर गाड़ी लगाने की जिम्मेदारी देने वाला संदेश 27 फरवरी की रात को पोस्ट हुआ। इस मैसेज में क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की मांग की गई। एक साइबर एजेंसी की मदद से मैसेज भेजने वाले फोन की लोकेशन पता की गई। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने तिहाड़ जेल में रेड मारकर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से यह मोबाइल बरामद किया। एक तरफ इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोट और एंटीलिया केस में आतंकी तहसीन अख्तर से पूछताछ होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ में मोबाइल मिलने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।